नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। आइए इस उपन्यास के बारे में जानते हैं। इस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम महाकाव्य भी कहा गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गोदान की अगर बात करें तो ये एक उपन्यास है जिसकी रचना 1936 ईस्वी में की थी। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस उपन्यास को प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। यानी इनकी अंतिम अगर औपन्यासिक प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? गोदान है। अब अगर इस रचना की हम बात करें, मुख्य विषय की अगर हम बात करें कि इसमें मुख्य विषय क्या है, इस रचना में मुंशी प्रेमचंद ने मुख्य किस विषय को आधार बनाया है? तो एक तो भारतीय ग्रामीण जीवन को आधार बनाया है। यानी भारत के गांवों के जीवन में क्या क्या संकट है, कैसे वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय सामाजिक परिवेश है उसको आधार बनाया है, तथा कृषि संस्कृति को विशेष रूप से आधार बनाकर लिखा गया है। यानी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन ये कृषि संस्कृति कैसी है, यहाँ पर जो बड़े जमींदार हैं या छोटे गरीब वर्ग के किसान हैं उनका जीवन कैसा है, उसको अगर देखना हो, समझना हो तो गोदान हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। मुख्यतः जो इसमें कथानक है वो दो प्रकार का है। यानी दो कथाएं समानांतर चलती है। एक तो है ग्रामीण जीवन की कथा, या ग्रामीण अगर हम कहें कि ग्राम्य कथा, और दूसरी जो है वो है नागरी कथा या नगर की कथा। यानी दो कथाएं समानांतर चलती है, एक तो गांव की और दूसरी नगर की। दोनों ही अलग अलग पात्रों के माध्यम से बखूबी प्रेमचंद ने इन कथाओं को आगे बढ़ाया है, और हम इस कथानक को पूर्णतः समझ पाने में सक्षम है। इतने सुंदर तरीके से इस उपन्यास की रचना इन्होंने की है। अब अगर प्रमुख पात्रों की इसमें देखें, प्रमुख पात्र इसमें कौन है? सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख पात्र होरी है। होरी जो कि इस उपन्यास का नायक है। इसकी पत्नी है धनिया। यानी होरी की पत्नी कौन है यहाँ पर? धनिया है। इनका पुत्र है गोबर, भोला जो कि होरी का दोस्त है, झुनिया भोला की बेटी है, राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता और मिस मालती। ये जो पात्र हैं ये पूंजीपति वर्ग के पात्र हैं। राय साहब होरी के ही गांव का एक रईस जमींदार हैं। मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता और मिस मालती राय साहब से मिलते हैं और ये कथानक को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। होरी की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाने में ये सहयोग करते हैं। अब अगर इन पात्रों के माध्यम से कहानी को छोटा करके समझे, इस उपन्यास की कहानी को छोटा करके देखें, तो जो होरी है वो एक गरीब किसान है, धनिया उसकी पत्नी है। दोनों अपना जीवन संकट में यापन करते हैं। लेकिन एक जो होरी है उसकी एक इच्छा है कि उसके घर में भी एक गाय हो। भोला जो होरी का दोस्त है वो गाय रखता है, दूध बेचता है। तो जो होरी है वो भोला से गाय प्राप्ति की इच्छा करता है। भोला होरी के घर से गायों को चारा देने के लिए सूखा चारा लेकर आता है। बदले में भोला होरी को गाय दे देता है। वो गाय लाकर होरी, जो गोबर है वो गाय लेकर आता है और होरी उसको अपने घर के आगे बांध देता है। गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया से प्रेम करने लगता है, या छुपकर उससे मिलने का प्रयास करता है और वो उससे मिलता भी है। यानी जो गोबर है वो झुनिया से विवाह करना चाहता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो होरी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। एक दिन क्या होता है कि जो गाय है वो घर के बाहर बंधी हुई है, और गाय को होरी का ही जो भाई है वो रात्रि के समय जहर दे देता है और गाय मर जाती है। केवल गाय नहीं मरती, ऐसे लगता है मानो होरी की कमर ही टूट गई हो। क्यों? क्योंकि होरी के जो सपने थे वो उस गाय से जुड़े हुए थे। होरी को ये लगता था कि अगर गांव में मेरे घर में जब गाय आ जाएगी तो मैं लोगों का लिया हुआ कर्ज उतार पाने में सक्षम हो जाऊंगा, बच्चे अच्छा खा पी सकेंगे, और इसके साथ ही हमारे आर्थिक सहायता भी गाय के माध्यम से होगी। जो गोबर है वो होरी का विरोध करता है जब होरी राय साहब की सारी बातें मानते हैं। क्यों? क्योंकि राय साहब इस गांव का जमींदार है
और होरी इसी के अधीन काम करता है, इसी के खेतों में काम करता है। तो होरी राय साहब की सारी बातें मानता है, लेकिन जो गोबर है वो इस बात से इनकार करता है। वो होरी से इस बात से खफा है कि वो राय साहब की सारी बातें क्यों मानते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, जो राय साहब है, तो इसमें अगर हम पहले गोबर को देख लेते हैं। जो गोबर है ये नई पीढ़ी का मजदूर है, यानी नई पीढ़ी का किसान है, जो कि विद्रोही प्रवृत्ति का है, शोषणकर्ता को जवाब देना ये चाहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राय साहब की। राय साहब ग्रामीण और शहरी कथा के बीच की कड़ी है, यानी गांव की कथा किसकी है, होरी की। मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती, ये क्या है, ये शहरी कथा के पात्र हैं। और राय साहब इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसके साथ साथ सामंती विचारधारा से सरोकार है ये, और गरीब जनता का, गरीब किसानों का शोषण करता है राय साहब, जो इसमें पात्र है। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर खन्ना की। मिस्टर खन्ना की पत्नी है गोविंदी। जो मिस्टर खन्ना है ये एक मुखौटाधारी पात्र है, यानी सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, इस तरह का चरित्र है। ये जो गन्ना मिल है या चीनी मिल है उसका मालिक है। और राय साहब से जब ये मिलता है, जब ये शिकार पर जाते हैं, तो ये राय साहब से कहता है कि तुम्हारे भी तो गन्ने के बहुत सारे खेत हैं, तो क्यों ना तुम भी मेरी चीनी मिल में मेरे साथ साझा हो जाओ या मेरे पार्टनर बन जाओ, ऐसा राय साहब से कहता है। इसके बाद अगर मिस्टर मेहता की बात करें, तो मिस्टर मेहता का जो चरित्र है वो भी पूरी तरह से अंतर्विरोधी चरित्र है, यानी ये भी, इनके विचार भी कुछ इसी प्रकार के हैं। ये स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं। दो प्रकार की सोच इन पर हावी है। एक तो सामंती सोच, यानी सामंती मानसिकता, और दूसरा क्या है, स्वच्छंदतावाद, जबकि दोनों ही विपरीत है। स्वच्छंदता वाद, दोनों ही विपरीत विचारधाराएं हैं। एक आजादी की बात करता है, दूसरा गुलामी की, यानी दोनों विचारधाराओं को ये एक साथ लेकर चलता है। इसीलिए इनका जो चरित्र है वो अंतर विरोधी चरित्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। स्वयं के लिए तो ये स्वच्छंदवाद की कामना करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि पत्नी को हमेशा आदर्श नारी ही होना चाहिए, यानी स्त्री और पुरुष के बारे में जो इनके विचार हैं वो कोई ज़्यादा समानता के या एक जैसे विचार नहीं है। उसके बाद हम मिस मालती की बात करें, तो मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली है, यानी जो पूंजीवाद में नारी का जीवन बदल गया है उसको कौन उद्घाटित करती है, मिस मालती करती है। ये पुरुष वर्ग को अपने इशारे पर नचाने वाली स्त्रियों के वर्ग में शामिल है, जो मिस मालती पात्र हैं। पेशे से तो ये डॉक्टर है, लेकिन ये लालची किस्म की स्वच्छंदवादी पात्र हैं, यानी लालच भी है इनके मन में, और ये स्वतंत्रता को भी प्रेम करती है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहती है, लेकिन लालची किस्म की प्रवृत्ति है। तो इन्हीं प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी आगे बढ़ती है और इस उपन्यास को पूर्णता प्रदान करती है। होरी, जो कि एक गरीब किसान वर्ग से संबंध रखता है। धनिया इसकी पत्नी है, जो अभावों में जीवन जीना सीख चुकी है। गोबर होरी का पुत्र है, लेकिन ये बगावती किस्म का स्वभाव है इसका, यानी नए पीढ़ी का किसान है, या किसान उस किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है जो कि विरोध करना जानती है सामंती या पूंजीवादी लोगों के प्रति। भोला होरी का दोस्त है, और वो जो होरी गायें लेकर आता है वो भोला से ही लेकर आता है, लेकिन वो गायें मर जाती है। इसी दौरान जो होरी है उस पर ऐसे लगता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। होरी को जब पता, धनिया के माध्यम से ये पता चलता है कि जो झुनिया है वो गर्भवती हो गई है, किससे, गोबर से। और गोबर को जब इस बात का पता चलता है तो गोबर गांव छोड़कर शहर भाग जाता है। होरी झुनिया को अपने घर पर शरण देता है, उसे अपने घर पर रखता है। भोला को जब पता चलता है कि मेरी गाय मर गई है और होरी ने झुनिया को अपने घर में जगह दी है, तो भोला होरी के घर पहुंच जाता है और होरी से कहता है कि तुम, मेरी गाय मर गई है, या तो मेरी गाय वापस दो या उसकी जगह तुम अपने दोनों बैल मुझे दो, और अगर तुम ये सारी शर्त नहीं मान सकते तो झुनिया को अपने घर से निकाल दो। लेकिन होरी इस बात से इनकार कर देता है। वो झुनिया को अपने घर में रखना स्वीकार करता है और अपने जो बैल हैं वो भोला को देना स्वीकार कर लेता है, जबकि वो ये अच्छे से जानता है कि किसान का जीवन उसके बैलों से ही जुड़ा होता है। होरी के परिवार में एक और सदस्य बढ़ जाता है, झुनिया, जिसकी पूरी देखभाल उसको करनी है। होरी के पास साधनों के अभाव है। होरी को और धनिया को ये डर है
कि अब जो गांव की पंचायत है वो उनको सजा देगी और उनकी जो इस बार की फसल है वो सारी फसल सजा के रूप में उन्हें पंचायत को देनी पड़ेगी, या जो पूंजीवादी जो लोग हैं गांव के उनको देनी पड़ेगी। कुछ समय बाद गोबर लौट कर तो आता है, लेकिन झुनिया को लेकर वापिस शहर चला जाता है। वो वहां उनके साथ रहने से इनकार कर देता है। जो होरी है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगता है, क्योंकि अभावों के कारण पेट भर खाना भी उनको नहीं मिल पाता है। इसी दौरान होरी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अपने जीवन के अंतिम समय में होरी धनिया को कहता है कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं तुम्हारे लिए एक गाय खरीद कर लाऊं जो हमारी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार पाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। होरी दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे बचाता है और वो धनिया को कहता है कि इन पैसों से मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरी जीवन यात्रा पूर्ण हो गई है, मैंने अपना जीवन अब जी लिया है। कुछ समय पश्चात जो होरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जो ब्राह्मण वर्ग है वो होरी के घर पहुंच जाता है। किस लिए? होरी का संस्कार करने के लिए और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए। वो धनिया को कहते हैं कि अब तुम्हें गौ दान करना पड़ेगा, यानी गौ का दान करना होगा, तभी होरी की आत्मा को शांति मिलेगी। धनिया इस बात से इनकार करती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पास ना तो गऊ है और ना ही गऊ खरीदने के मेरे पास पैसे हैं। और धनिया बेहोश हो जाती है। और पीछे ये उपन्यास एक प्रश्न छोड़ जाता है कि जिस व्यक्ति की को जीते जी गाय नहीं मिल पाई, उस व्यक्ति की मृत्यु पे गऊ का दान कहाँ से किया जा सकता है। और ये जो सामंती व्यवस्था द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, ये परंपराएं क्या सभी पर लागू होनी चाहिए? क्या ये निर्धारित नहीं होना चाहिए किसके पास कितना धन है, कौन कैसे अभावों में जीवन जी रहा है? क्या ये सब हमें नहीं देखना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? इसी प्रकार के कुछ विचारणीय प्रश्न छोड़कर ये उपन्यास समाप्त हो जाता है होरी की मृत्यु के साथ ही। यहाँ पर धनिया बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास गऊ का दान करने के लिए, घर में पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो गऊ का दान कहाँ से होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के साथ ये उपन्यास समाप्ति की ओर चला जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो कथाएं हैं, एक तो ग्रामीण जीवन की कथा है, दूसरी नगर की कथा है। इसमें मुख्यतः अगर देखें तो प्रगतिवादी विचारधारा भी है, गांधीवादी विचारधारा भी है, मार्क्सवादी विचारधारा भी है। लेकिन यहाँ पर जो गांधीवादी विचारधारा है उससे प्रेमचंद का मोह भंग भी इस कथानक में गोदान उपन्यास में दिखाई देता है। गोदान मुख्यतः अगर देखें तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान की जो महाजनी व्यवस्था में चलने वाला निरंतर शोषण है, उसको, उसके दुख को यहाँ पर दिखाया गया है। यानी महाजनों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता है, उस दुख को, उस दुखी किसान के जीवन को, ये घटनाक्रम को यहाँ पर दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। ये वो किसान है जो जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसकी एक गाय प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पाती। इस पूरे उपन्यास में अगर देखें तो वैसे तो आदर्शवाद दिखाई देता है, जो प्रेमचंद है उनके उपन्यासों में वैसे तो आदर्शवाद दिखाई देता है, लेकिन जो ये उपन्यास है इसमें हम मुख्यतः यथार्थवाद को देखते हैं, यानी ये जीवन की सच्चाई है। और इसी यथार्थवाद को देखते हुए जो इस समय के आलोचक हैं, जो इस उपन्यास की समालोचक हुए हैं, उन्होंने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा भी दी है। यानी अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है, तो वो कौन सा है? गोदान है। कभी कभी एक एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न निकाल लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास जो हमने आज किया है गोदान, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। देखिए इसमें अनेक पात्र हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ एक पात्र लिए हैं। गोबर की बहनें भी हैं, उनका मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस कथानक को रोचक बनाने में भूमिका निभाती है। बाकी जो पात्र हैं, ये जो यहाँ पर प्रमुख पात्र लिए हैं, ये इस कथानक को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर केवल प्रमुख पात्रों के माध्यम से मैंने इस उपन्यास को करवाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आप इस उपन्यास की पुस्तक के माध्यम से अध्ययन ज़रूर करें। इसको पुस्तक के माध्यम से या पीडीएफ में इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में प्रेमचंद के गोदान को समेटना बड़ा ही मुश्किल सा जान पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो गोदान है ये अपने तत्कालीन व्यवस्था
के जो मर्म तक पहुंचता है। उस समय की जो व्यवस्था है, हमें अगर उस समय के 1936 के भारत को अगर जानना है तो गोदान पढ़ना होगा। और गोदान हमें बताता है कि उस वक्त वास्तविक स्थिति क्या थी, जो जमींदार वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका जीवन कैसे चल रहा था। जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जो शहरी जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा था, ये हमें गोदान ही बता सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।